अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हम एक कहानी के तौर पे जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है एटम। एटम को हमने पिछली लेक्चर में बहुत छोटे छोटे चीज़ों में, मतलब हमने उसको जो है वो छोटे डिफिनेशंस के थ्रू जो है वो जाना था। अब हम उनको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जो है वो हमें अच्छी तरह से रिकॉल हो सके। ठीक है, तो टॉपिक है एटम। तो एटम जो है वो, द नेम एटम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमॉस विच मीन्स इंडिविजिबल। एटम का लफ्ज़ एक यूनानी लफ्ज़ से जो है वो माखूज़ है। डिराइव का मतलब होता है माखूज़ होना। जिसका जो लफ्ज़ है एटमॉस, जो लफ्ज़ है एटमॉस। एटमॉस का मतलब क्या है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब वो होता है वो चीज़ जो कि नाकाबिले तक़सीम हो, जिसको और जो है टुकड़ों में तब्दील नहीं किया जा सके। मिसाल के तौर पे एटम जो है वो एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी further broken down or cut down into a pieces and responsible as basic structure unit of matter। हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ पढ़ा था कि हमारे पास जो एटम होता है वो आपको एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किस चीज़ का? मैटर का। मैटर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं और एक मैटर बनाते हैं। दैट्स इट। तो हमारे पास जो एटम है वो मैटर का सबसे छोटा ज़रा होता है। वो ज़रा जो कि और उसको काटा ना जा सके और काटा ना जा सके टुकड़ों में। मतलब ये है कि आप किसी भी एक मैटर को यहाँ पर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक मैटर है। अब इस मैटर को मैं क्या करूँ, उसको यहाँ पर कट करूँ, यहाँ पर कट करूँ, यहाँ पर करूँ, जहाँ पर जो है वो मैं उसको कट कर सकता हूँ, मैंने कट किया। और मैंने जो है जब उसको मैंने इस लेवल पे कट किया कि उनका जो मैटर का साइज़ था वो इतना छोटा हो गया। अब इसको जो है मैं और काटने की कोशिश करता हूँ, वो लम्हा, वो इवेंट, वो स्ट्रक्चर जो कि और तक़सीम नहीं किया जा सके, तो उस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। ओके। सो ये फिर बाद में ये एटम जो है वो स्ट्रक्चर यूनिट है मैटर का जो है वो जो टोटल जो स्ट्रक्चर जो बनाता है वो एटम बनाता है। सही। ये थ्योरी जो है, दिस थ्योरी मतलब ये होता है कि एक सोच विचार जो किसी भी एक चीज़ के लिए होती है उसको हम थ्योरी कहते हैं। कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एन एंशियंट Greek scholar who believed that atom is an indivisible particle which present in all the substances responsible for their basic structure unit, name it atmos। तो ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ल्यूसिफस एंड डेमोक्रिटस, जो कि हम जो आगे हायर क्लासेस में फिर बाद में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप ये एक यूनानी एक पुराने दानिश्वर ने, स्कॉलर का मतलब होता है दानिश्वर ने, जो है वो एक तिवरी थी, उसका एक नज़रिया था कि ये एटम एक जो है वो किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल जो कि और डिवाइड के काबिल नहीं है। ओके, तो उसको हम एटमॉस कहेंगे। दैट्स इट। इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन थ्रू एक्सपेरिमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आप उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जदीद दौर आया। मॉडर्न का मतलब होता है जदीद। जदीद दौर आया और जदीद दौर में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है जॉन डेल्टन। जिसका नाम है जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने जो ये थ्योरी थी जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई थी उसको एक्सपेरिमेंटली तौर पर, यानी तजर्बे के ज़रिए उसको एक्सप्लेन किया। द जॉन डेल्टन John Dalton proved that the atom is the basic constituent of a matter। जॉन डेल्टन ने ये साबित किया कि
मैटर ही एटम से बना हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि एटम ही वो एक बेसिक यूनिट है, एक बेसिक चीज़ है जिसके आपस के बहुत ज़्यादा चीज़ों के एटम्स के आपस मिलने की वजह से मैटर बनता है। ये जॉन डेल्टन ने प्रूव किया एग्जाम्पल के थ्रू। एटम जो है वो क्या है? एटम को डिफाइन करना चाहो तो एटम इज अ बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। और इसकी ये खसूसियत है कि मैटर जो है वो एक बेसिक पार्टिकल है, मैटर का एक छोटा ज़रा है जो कि केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। केमिकल रिएक्शन से मुराद बॉन्डिंग में किसी भी एक एटम का जो है वो दूसरे एटम से के साथ रिएक्ट करना, मतलब रिएक्ट का असर एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो है मिलना, एक कम्युनिटी बनाना, एक उसके साथ जो है मिल के जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को बनाना, तो वो हम फिर ये रिस्पॉन्सिबल है एटम केमिकल रिएक्शन के लिए। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट की तमाम खसूसियत को जो है वो जाहिर करता है। दैट्स इट। ओके। तो जैसे कि इसका एन एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है एटम के हवाले से, तो आपकी बुक में ये है कि जब आप किसी भी एक गोल्ड की पीस को लेते हो, एक गोल्ड को लेते हो, गोल्ड का फॉर एग्जांपल आप एक जो है वो एक ब्रिक की फॉर्म में आप जो है वो यहाँ पर ब्रिक के साइज़ की फॉर्म में आप लेते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका एक गोल्ड है, ठीक। अब ये गोल्ड जो है वो होता ये है कि आपका गोल्ड की जो सिंबल होता है वो Fe होता है, जो कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में एलिमेंट्स के बारे में बताया। तो उसका जो सिंबल होता है वो Fe होता है। ओके। एंड कट इट इनटू मैनी स्मॉल पीसेस, और उसको जो है वो कट करो, कट करो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मतलब उनके बहुत से यहाँ पर टुकड़े बन गए। ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, यहाँ पर एक टुकड़ा है, यहाँ पर एक टुकड़े, बहुत ज़्यादा टुकड़े बन गए। फिर मैंने इसी टुकड़ों को जो है फिर से जो है यहाँ पर ब्रेक किया। एक ऐसा जो है वो एक पार्टिकल आया जो और हम उनको कट नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को फिर हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, उसको एटम कहेंगे। सो दैट द इवेंट एट विच द डिवीजन और द कट ऑफ द गोल्ड इज नॉट पॉसिबल, देन दिस पार्ट इज नॉन हैज एटम। एग्जाम्पल आपके बुक में ये दिया गया है कि आपको सोना लेना है, सोना को जो है आपको क्या करना है, उस सोने की जो फॉर एग्जांपल आपने सोने का एक प्लेट लिया, ठीक है। अब सोने को प्लेट को जो है आप जो है उसको ब्रेक कर रहे हो, आप उसको काट रहे हो। एक ऐसा लम्हा आता है कि जिसके वक्त आपके पास एक छोटा ज़र्रा बच जाता है। अब इस ज़र्रे को जो है आप कट नहीं कर सकते, तो उस ज़र्रे को हम फिर क्या कहेंगे, उसको एटम कहेंगे। दैट्स इट। एवरी और एवरी पीस और फ्रेगमेंट्स और पीस दोनों टुकड़े को कहते हैं, जो कि ऑफ अ गोल्ड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गोल्ड हैज़ अ फिजिकल हैज़ वेल हैज़ अ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि आपने जो गोल्ड है, यहाँ पर जो आपका जो गोल्ड है आपने यहाँ पर कट किया, इससे एक टुकड़ा निकाला, तो जो यहाँ पर ये जितने भी टुकड़े जो है वो बन गए, ये हर टुकड़े जो है वो अपने आप के अंदर जो है वो गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ज़ाहिर करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने गोल्ड से जो है गोल्ड के मुख्तलिफ टुकड़े किए, अब तमाम जो टुकड़े हैं गोल्ड के वो वही खसूसियत शो करेंगे जो गोल्ड अकेले में भी जो गोल्ड एक जगह पर भी शो कर रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं कि एटम जो है वो हम उसको जो है वो नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उनको अपनी आंखों से जो है वो नहीं देख सकते, और ना किसी भी एक माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है हम उसको देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, तो उस टेक्निक का नाम है स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोपी, STM से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, एटम्स के जो स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करते हैं कि इनके एटम के अंदर उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो इसके थ्रू जो है फिर हम उनको स्टडी करते हैं। एटम जो है वो रिएक्टिव है, सो दैट द एटम डू नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। एटम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब असरअंदाज होता है, एकदम से जो है वो एक दूसरे एटम पे जो है वो असर
असर कर सकता है। सो दैट इस वजह से, क्योंकि इनके अंदर जो है वो क्या होता है कि नंबर, हर एटम की ये खसूसियत होती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके। तो उसको इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए रिएक्शन करना पड़ता है। तो रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि वो केमिकल रिएक्शन में जल्दी जो है वो रिएक्ट करता है, जल्दी असर करता है। एवरी एटम वांट्स टू बी रिएक्ट विद अनदर एटम एक्सेप्ट कुछ के अलावा, जैसे कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास पीरियोडिक टेबल, अगर आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कॉलम वाइज और मतलब वर्टिकल फॉर्म में, मतलब इस तरह वो वर्टिकल फॉर्म में, और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है वो एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वहाँ पर उसको फिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, और अगर मैं इस एलिमेंट को, अगर एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अगर मैं इस तरह जो है वो उसको जो है वो रखूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ग्रुप कहते हैं। और ये एक ग्रुप है, 18 नंबर जो ग्रुप है एलिमेंट का, ये एक ग्रुप है जो कि जिसे ग्रुप है जिसे हम नोबल केसेस कहते हैं। ये सिर्फ रिएक्ट नहीं करता। क्यों? वही वजह है क्योंकि उनके जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मैं बताऊंगा कि ये एटम के अंदर जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद होता है, उनके इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इसी वजह से वो केमिकल रिएक्शन में किसी के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। सही है, वो एक अकेले ही रहते हैं, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। पीरियोडिक टेबल में उसको हम उसका नाम देते हैं वो एलिमेंट्स, वो ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है कि जो असर ना करने वाला। क्यों? ये क्यों होता है कि दे आर, बिकॉज दे आर एग्जिस्ट इन आ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम आगे पढ़ेंगे। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके अंदर जो अपने आप को अकेले एक मतलब जिसका मतलब ये होता है कि एक एटम अकेले रहने वाला जो एटम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जो स्टेबल हो, जिसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हो और वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल या नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। दे आर नेचुरली लाइक दिस ड्यू टू हैविंग अ फुल सेकेंड शेल विद इलेक्ट्रॉन। उसके जो जितने भी शेल होते हैं, शेल वो एरिया होता है एटम के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन के फिल होने की वजह से इनमें क्या होता है कि ये जो है वो उनको जो है वो रिएक्शन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई वो रिएक्ट करता है। सो दैट दे आर स्टेबल एंड कैन नॉट बी रिएक्ट, और रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि आपके पास है नियोन, नियोन है, ऑर्गॉन है, क्रिप्टॉन है। ये आपके पास एलिमेंट्स है जो कि आपके ग्रुप 18 एलिमेंट्स में मौजूद है। ठीक है, जो कि हम आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम कवर करेंगे। द एटम इज इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है जो हम देख नहीं सकते हैं, वो हम नहीं देख सकते हैं। बट ड्यू टू रिसेंट टेक्निक एंड एक्सपेरिमेंट, scientists create an image of an atom and define it as it is also as made up of more smaller particle called proton, जिसका नाम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वहाँ पर एक एटम के अंदर एक छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये छोटे पार्टिकल्स हमें कैसे पता चला? ये इसी एसटीएम के थ्रू पता चला, इसी एक्सपेरिमेंट, इसी टेक्निक के थ्रू हमें पता चला। और इसी के थ्रू हमारे पास क्या होती है कि साइंटिस्ट ने एक एटम की एक स्ट्रक्चर बनाई है, एक शक्ल बनाई है कि उस शक्ल के मुताबिक हमारे जो एटम के अंदर जो है वो स्मॉल पार्टिकल, एटम से भी छोटे जो है वो एक छोटे पार्टिकल मौजूद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं। ये तीन आपके पास आपके एटम के अंदर मौजूद होते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने मैटर पढ़ा। मैटर के अंदर क्या होता है? मैटर के अंदर आपके एटम्स होते हैं और इसी एटम के अंदर आपके तीन ये पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। The proton and the neutron is present in the center of our atom called nucleus. आपकी एटम के अंदर एक सेंटर, मतलब बीच का जो एरिया होता है उसके अंदर जो है वो एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इस जगह को हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। ये किस न्यूक्लियस की बात करें? ये एटम की न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। एंड द न्यूट्रॉन
revolves in a definite area around the nucleus called shell। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसे मैंने बताया कि ये तीनों मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ख़ास एरिया पे मौजूद होता है, जिस पर वो इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। सही है। जिसको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को, यानी वो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम शेल कहेंगे। शेल, शेल मतलब आप ये समझ लें कि वो रोड जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो बनाया गया है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलता रहता है, इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द जो है वो चलता रहता है, मतलब ये है। अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बुक में बताया गया है, और जिसमें आप देख सकते हो कि इनके अंदर जो है वो अंदर का पार्ट बहुत ज़्यादा ब्लैक है, और बाहर का जो पार्ट है वो ज़्यादा ब्लैक नहीं है। जो ज़्यादा ब्लैक है इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है, मतलब ये है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, जिसके अंदर जो है वो जो ज़्यादा ब्लैक है, जिसका उसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ज़्यादा है। जो बहुत ही लेस डार्क है, जो ग्रे कलर है, इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, बराबर है, उसको कहते हैं। ठीक। तो हमारे पास जो है वो एक ये सारा का सारा जो है वो स्ट्रक्चर है हमारे पास एटम का। ये तमाम जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको एटम कहते हैं। सबसे पहले इनके अंदर जो है वो क्या होता है कि आपके पास जो है वो एक, ये जहाँ पर मैंने जो पी लिखा है, ये एक दो पार्टिकल, एक दूसरे के दो पार्टिकल मौजूद हैं। एक आपके पास एक प्रोटॉन है, जो कि प्रोटॉन यहाँ पर उसका नाम प्रोटॉन है, जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। और एक दूसरा पार्टिकल जिसे हम क्या कहते हैं, एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और जो पी है, पी प्रोटॉन जो है वो एलिमेंट है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप पूछिएगा कि चार्ज क्या है, चार्ज हर मैटर के अंदर एक खसूसियत होती है कि उस पर एक तरह के एक साइन, मतलब एक तरह के साइन हो, और वो साइन क्या करते हैं, वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एक मिलाने में मदद देती है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, उसको चार्जेस कहा जाता है। तो उस पर एक चार्ज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपने बैटरीज में, अपने घर में जितने भी बैटरीज होती हैं, उनके अंदर जो है देखा होगा, एक रेड पार्ट होता है, और एक रेड टर्मिनल होता है, और एक जो है वो ब्लू टर्मिनल होता है। जो रेड है वो अक्सर जो है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, और एक जो ब्लू होता है वो हमेशा जो है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो एक एरिया पे मौजूद है, जिस एरिया को हम क्या कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सही है। अब उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक तरह का जो है, मैंने कहा एक तरह का रोड है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे शेल कहा जाता है। और एक ख़ास एरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे शेल कहते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूमता है। किस चीज़ के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द इर्द गिर्द। ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज। अब आप पूछोगे कि न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन है नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एटम का जो शक्ल है, जो मतलब जो एटम है, उनके जो स्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा है, और उनकी जो साइज़ है वो कितनी है। तो उसका जो साइज़ है वो अगर मैं बात करूँ तो वो है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये होता है, एंगस्ट्रॉम जो है वो किसी भी एक तादाद को, मतलब एक क्वांटिटी की तादाद को एक नाम देने के लिए वो एक नाम देना। जैसे कि मैंने एलिमेंट के लिए जो है वो एलिमेंट के को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया था। इसी तरह जो जितने भी डिजिट वगैरह है, जो कि बड़े डिजिट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटा सा नाम लिखते हैं, जिसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 का मतलब होता है 0.0000 10 जीरो के बाद आपके पास 1 आता है। मतलब इतना छोटा मैटर, मतलब आप ये कह लो कि एक मैटर का 10⁻⁻10 मीटर का मीटर जो है वो हिस्सा, मीटर का वो हिस्सा, मतलब इतना छोटा कि आप ये देख लें कि 0.000000001 मीटर है इसका।
सही है। मीटर हम इसलिए रहे हैं, मीटर आपका एक यूनिट है, जिसके जो आप फिजिक्स में जो है वो यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट किसी भी एक को जो है वो क्वांटिटी, मतलब एक चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। वो आपको जो है वो फिजिक्स में जो है आप डिस्कस करोगे। उसके बाद हमारे पास जो उसका जो साइज़ है एटम का, वो 10⁻⁻10 मीटर है। और जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो उससे भी छोटा है, जिसे हम 1 FM कहते हैं, जिसे 1 फेम्टो कहते हैं। फेम्टो 10⁻⁻15 मीटर उसको कहते हैं। दैट्स इट। ये यहाँ तक क्लियर। इन एन एटम देर इज अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपके एटम के अंदर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों की नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो, और इलेक्ट्रॉन की जो न्यूट्रॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो सेम होती है। किस चीज़ की तादाद? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर क्या क्या चार्जेस होते हैं? प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। दोनों जो है वो क्या होते हैं? दोनों जो है वो दोनों जो है वो क्या होते हैं? एक ख़ास, एक जो है वो फिक्स तादाद में, मतलब अगर एक प्रोटॉन होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इनके अंदर मौजूद होते हैं, तो जिसकी वजह से उन पर जो एटम पर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है ज़ीरो चार्ज। मतलब क्या होता है? इनका ज़ीरो चार्ज उनके ऊपर मौजूद होता है। मतलब ये है कि आप ये भी जान लें कि अगर एक चीज़ के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज़ को लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है। एटम के ऊपर, एक एटम के एक हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे हिस्से पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसल करते हैं, ख़त्म एक दूसरे के असर को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से उस पर जो टोटल चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है। सही है? तो ये ऑल अबाउट, ये हमारे पास जो है वो ऑल अबाउट द एटम के हवाले से ये सारी बातें हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नाम से ही ज़ाहिर है, एटम। एटम का क्या? एटम का मास, एटम का वजन, ये याद रखना। और एटॉमिक नंबर, एटम का नंबर। सही। तो हम पढ़ते हैं कि किस तरह ये किस तरह जो है कैलकुलेट किया जाए, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह जो है वो उनके नेम्स देते हैं, उसके सिंबल कितने, सिंबल क्या देते हैं। टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई का मतलब है शनाख्त करना, शनाख्त करना द एटम्स। एटम को जो है वो आइडेंटिफाई करना। एटम को क्या करना है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब ये होता है कि उसको एक शनाख्त देना, मतलब एक नाम देना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एवरी एटम हैज़ बीन एलोकेटेड अ नंबर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है? जिससे इसीलिए हमारे पास हर एटम को जो है वो शनाख्त देना होता है, ताकि उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर सकें। अगर तमाम एटम का एक ही नाम होगा, अगर तमाम एटम्स का एक ही नाम होगा, तो हम किसी भी एक एटम को दूसरे एटम से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उससे मुख्तलिफ जो है वो नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो है होता ये है कि हर एटम को जो है एक तरह का नंबर जो है वो दिया जाता है। एलोटेड का मतलब होता है एक ख़ास नंबर जो किसी भी एक चीज़ को दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलोटेड नंबर। उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जब एटम के लिए ख़ास नंबर हम जो है वो कंसिडर करते हैं, उसको देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसको हम सिंबल, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पीरियडिक टेबल में आपको जो है वो आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, उसको जो है वो फाइंड करना है। इसके बाद आपको जो है वो ये समझ आ जाएगा कि ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर का क्या रूल है, और ये हर एलिमेंट के अंदर जो है वो उनकी कितना होता है, इन एलिमेंट का कितना नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, इस एलिमेंट का कितना एटॉमिक मास है। तो ये आपको जानना है। ठीक है? जैसे कि इन द क्लास एवरी स्टूडेंट हैव देयर ओन रूल नंबर, सिमिलरली द एटम हैव देयर ओन रूल नंबर और एलोटेड नंबर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे कि आपके क्लास में और एग्ज़ाम में
आपको एक रूल नंबर दिया जाता है। अब वो रूल नंबर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही ज़ाहिर करता है, सही है? तो आपके रूल नंबर पर और कोई नहीं आ सकता, ये रूल नंबर आपके लिए ही ख़ास आपके ही लिए है। इसी तरह एक ख़ास नंबर, जब हम एक ख़ास नंबर जो है वो किसी भी एक एटम को देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जैसे कि इट शोज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या था? प्रोटॉन वही पार्टिकल जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, सही है? जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है इन देयर न्यूक्लियस। ये अहम पॉइंट याद रखें। ये अहम पॉइंट रखें, आपको आगे जो है वो ये काम आएगा। आपके हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका जो हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है? एक ही प्रोटॉन होता है। उनके अंदर नो इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर ना ही इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर वन प्रोटॉन है, और उनके अंदर जो है वो वन वन इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है? और इनके अंदर जो न्यूट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है, वन प्रोटॉन है, और उनके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, सही है? तो उसका उसके लिए जो है हाइड्रोजन को नाम जब दिया जाता है, तो वो उनकी जो है वो प्रोटॉन की तादाद के मुताबिक जो है उसको नाम दिया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर मैंने कहा कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, तो उसको कौन सा नंबर देंगे? वन नंबर देंगे, मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो वन होगा, जैसे इन देयर न्यूक्लियस। सो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज वन। ऑक्सीजन हैव एट, कार्बन हैव सिक्स। अब ऑक्सीजन हैव एट, ये किस तरह है? ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर, ऑक्सीजन के सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो तादाद थी वो कितनी थी? वो 8 थी। इसी वजह से हमने ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर 8 दिया। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर कितने थे? कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन थे, इस वजह से हमने 6 एटॉमिक नंबर कार्बन को दे दिया। Need of atomic number is due to the identifying the atoms, because without the identification we cannot be talk or read the properties of atoms. एटॉमिक नंबर की जो नीड है वो हमें इस वजह से जो है वो चाहिए होती है, क्योंकि आपको जो है वो उन एटम्स को शनाख्त करना पड़ता है, उस एटम को स्टडी करना पड़ता है, उस एटम के स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, उसके एटम के छोटे पार्टिकल को देखना होता है, इनके न्यूक्लियस को देखना पड़ता है, ठीक है? तो इसी की वजह से हम फिर उसको शनाख्त करते हैं, और हमें ये पता, हम पहले से ही ये जो है वो देखना नहीं होता कि हर एटम को देखने के लिए कि इनके अंदर, इनकी न्यूक्लियस के अंदर किस ये क्या है, और इनके कितने प्रोटॉन हैं, इनकी न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, ये सब साइंटिस्ट ने जो है वो सारे देखे हुए हैं, और सारे जो है स्टडी करके आपको जो है वो एक राइट फॉर्म में जो है दिया गया है कि आपके पास अगर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 8 प्रोटॉन हैं, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, इसी वजह से उनके ऊपर एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर इतना है। तो ये याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो अब एक एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस के अंदर पाँच पाँच प्रोटॉन है, तो आप क्या बताओगे कि ये एलिमेंट कौन सा है? तो आपको ये बताना है, आपको देखना ये है कि इनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 5 है। तो आपको पीरियोडिक टेबल में ये देखना होगा कि अगर 5 प्रोटॉन हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 5 ही होगा, तो वो होगा बोरॉन, ओके? तो इसी तरह आप प्रोटॉन की तादाद, अगर आप एटॉमिक नंबर को मालूम करना चाहते हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर जो है वो गौर करो, ठीक है? कि इनके अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम ये है कि अगर आपके जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो आपके पास बराबर है किस चीज़ के? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही आपके
आपका एटॉमिक नंबर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से ज़रूरी है ताकि हम किसी भी एटम की खसूसियत को जो है वो स्टडी कर सकें, उसको पढ़ सकें। तो उसके लिए जो है वो एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया गया है, एटॉमिक नंबर को जो है किसी भी एक एलिमेंट के लिए बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एटॉमिक मास है उसको क्या कहते हैं। एटॉमिक मास को हम सिंबलाइज करते हैं ए से, ठीक है, कैपिटल लेटर ए से, जबकि जो एटॉमिक नंबर था उसको हम सिंबलाइज करते थे बाया Z. Okay, so the total mass number of a proton and neutron in an atom is called एटॉमिक मास। मतलब वो टोटल वज़न जो कि वो टोटल वज़न जो कि है नंबर ऑफ, जो कि जाहिर करे तादाद नंबर ऑफ प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो उसको किसी भी एक एटम के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। सही है। या ये भी कह सकते हो कि किसी भी एक एटम में न्यूक्लियस का जो वज़न होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास हमारे न्यूक्लियस में आपने देखा कि उनके अंदर जो है वो क्या चीज़ थे, उनके अंदर जो है वो दो चीज़ें थी। कौन सी थी? प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोटॉन, यहाँ पर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, कहाँ पर मौजूद होता है? आपके न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो जो वज़न होता है, जो तादाद होती है, वो उनका जो है वो टोटल वज़न होता है। और उसी वज़न को हम क्या कहते हैं, किसी भी एटम का, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। अगर आपकी ज़हन में एक सवाल होगा कि जो इलेक्ट्रॉन भी तो है ना किसी भी एक एटम के अंदर, लेकिन ये बात है कि प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से हम जनरली कंसिडर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को करते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर की जो तादाद है वो दोनों जो है वो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम को ज़ाहिर करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ अ मास बिल्डिंग पार्टिकल्स आपके बुक में एक नाम दिया गया है, वो मास बिल्डिंग पार्टिकल्स आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहा है कि जो वो पार्टिकल्स ऑफ एटम जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जो उनकी जो एटम के वज़न को ज़ाहिर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एटॉमिक मास कहते हैं। इन एन एटम लाइक प्रोटॉन लाइक न्यूट्रॉन मास इन एन एटम। ओके, दैट्स इट। आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है वन प्रोटॉन ओनली। मैंने पीछे बताया कि हाइड्रोजन के अंदर आपको एक ही प्रोटॉन मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आपको न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। ये एक नेचुरली है, उनके अंदर मौजूद नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन नहीं है तो न्यूट्रॉन को हम हिसाब नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हिसाब नहीं करेंगे एटॉमिक मास के लेवल के, ठीक। सो इट्स टोटल एटॉमिक नंबर इज 1। सो इट्स टोटल एटॉमिक मास इज 1। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 होगा। आपको ये ज़हन में रखना है कि अगर एटॉमिक मास, आपका एटॉमिक मास जो है वो अक्सरी तौर पर अगर आप किसी भी एक एटम को जो है वो पढ़ोगे तो वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। किसी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एक एटम के अंदर जो है जितनी भी तादाद होगी, दोनों की तादाद आपको जमा करनी पड़ेगी, प्रोटॉन की भी और न्यूट्रॉन की भी। दोनों को तादाद को जब मिलाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या था? एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते थे। सही है। हीलियम हैव टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस, सो देयर एटॉमिक मास इज 4। समझ आ गया? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम का एटम बनाऊं, हीलियम फॉर एग्जांपल, ये आपका हीलियम का एटम है और इस हीलियम के अंदर हमने एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। ये उनका न्यूक्लियस है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। ये उनका एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेंगे? आपको प्रोटॉन मिलेगा,
आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। सही। अब ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने तादाद में मौजूद है? प्रोटॉन दो तादाद में मौजूद है। कितने हैं? दो है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी दो है, एन, वो भी दो है। सही। तो हमने ये पढ़ा कि एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी कहते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लो। सही है। दो प्रोटॉन हो गए, दो आपके न्यूट्रॉन हो गए, तो दो दो कितने हुए? चार। तो आपका एटॉमिक मास कितना है? चार। सही। सिमिलरली इसी तरह आपका जो कार्बन है, फॉर एग्जांपल आपको एक जो कार्बन है, उनके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसका जो एटॉमिक मास आएगा 12 आएगा। सही है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है उनके अंदर उनकी न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं, जबकि 7 न्यूट्रॉन उनके 7 न्यूट्रॉन भी उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जो कि दोनों को जमा किया जाए तो आपका एटॉमिक मास निकलता है, जो कि कितना है? 14। ऑक्सीजन का कितना है? 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि 16 बनता है। सोडियम का कितना बनता है? सोडियम का 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये आपके पास कितने हुए? 30। और उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के अंदर जो है वो क्या होता है कि इनके अंदर 20 प्रोटॉन होते हैं और 20 न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि टोटल तादाद 40 जो है वो इनका जो है एटॉमिक मास बनाता है। उसके बाद आपका एटॉमिक मास शोज अ ग्रेट इफेक्ट अपॉन द फिजिकल एंड समटाइम्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये है कि जो एटॉमिक मास है उनकी नीड ये है कि ये एटॉमिक मास जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? ये आपके एटम मैटर की या एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है ज़ाहिर करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी? कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर, कलर, उन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर करता है। एंड समटाइम्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, कभी कभार जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि बॉन्डिंग, रिएक्शन, रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन वगैरह वगैरह, उन चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है। In modern science, become able to change in nucleus of an atom to form another atom. Due to this, other all the artificial elements are made. इस तमाम स्टडी की वजह से, इन तमाम एटम्स की स्टडी की वजह से, इन तमाम एटम्स के अंदर जो जितने भी छोटे पार्टिकल हैं उनको उनकी नॉलेज की वजह से हमें साइंटिस्ट अब मॉडर्न साइंस में इस काबिल है कि वो एक एटम से दूसरा एटम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये एक उनके अंदर उनकी एक एप्लीकेशंस हो गई। तो आपको जो है वो आसानी से ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप जो है वो ये याद रखो कि दोनों एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास को मैं एक सिंबल से जो है वो मास जो है वो है ए है, और जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो जेड है। तो अगर आपको उसको मालूम करना है तो आपको क्या करना है कि जो एटॉमिक मास है वो क्या है? दोनों है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी कहते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी कहते हैं, जबकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। सही है। तो आपको जो है वो ये इस तरह जो है वो मालूम करना है। आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि किसी भी एक एलिमेंट के इतने जो है वो प्रोटॉन है, कितने किसी भी इतने जो है वो न्यूट्रॉन है। तो तो मुझे ये बताओ कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है और इनका एटॉमिक मास क्या है। एक चीज़ जो कि आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो 10,000 टाइम जो है वो स्मॉलर होता है देन आपके एटम से। ठीक है। 10,000 टाइम। देखिए आपका जो न्यूक्लियस था आपका जो न्यूक्लियस था वो 10 की पावर -15 मीटर का था, जबकि आपका जो एटम है वो कितना है? 10 की पावर -10 मीटर का। नेगेटिव साइन में जितना आप ज़ीरो के करीब होते हो वो इतनी ही बड़ी वैल्यू होती है, ये याद रखना। तो ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। ठीक है। ये आपकी ग्रेटर वैल्यू है, ये आपकी स्मॉलर वैल्यू है। सही है। तो दैट्स इट। इट्स ऑल अबाउट द एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, अबाउट द एटम्स के एटम का और द एटम स्ट्रक्चर, हाउ इट इज़ कैन बी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। सो इट्स ऑल अबाउट दिस।
और अगर आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।